नमस्कार, मैं हूँ रजनीश और भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी के इस सीरीज में आज हम लोग चर्चा करेंगे संवैधानिक इतिहास के बारे में। यह इस सीरीज का दूसरा लेक्चर है जिसमें 1858 से लेकर 1947 तक के संवैधानिक इतिहास के बारे में हम चर्चा करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने भारतीय संविधान के इतिहास के बारे में जो चर्चा की थी उसमें 1773 से लेकर के 1858 तक के बारे में कुछ बातें हमने की। अभी 1858 के अधिनियम की कुछ बातों का फिर से जिक्र हम कर लेते हैं जिससे कि पुराने लेक्चर से इस सीरीज को इस लेक्चर को जोड़ सकें। तो 1858 में मैंने बताया था कि कंपनी का शासन समाप्त करके और ब्रिटिश सरकार की स्थापना कर दी गई और ब्रिटिश क्राउन के अधीन भारत के शासन की शक्तियाँ ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दी गई। इसमें मुख्य बातें जो है वो ये थी कि कंपनी की जगह ब्रिटिश सरकार की सत्ता स्थापित हुई और वायसराय की नियुक्ति की गई है। जो वायसराय का पद था इसकी नियुक्ति केंद्रीय सरकार जो ब्रिटिश क्राउन के द्वारा की जाती थी और पहले वायसराय जो थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। इसके अलावा 1858 में जो मुख्य सुधार किए गए वो यह थे कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो दो संस्थाएं थीं जिनके नियंत्रण में जो गवर्नर जनरल है वो कार्य किया करता था, तो उन दोनों संस्थाओं को समाप्त कर दिया गया और इस तरह से जो द्वैध शासन की स्थापना की गई थी, दोहरे शासन की स्थापना की गई थी, वह व्यवस्था भी समाप्त हो गई। इसके अलावा 1858 के अंतर्गत एक नए पद का सृजन किया गया, वह भारत का राज्य सचिव कहलाया। भारत के राज्य सचिव का पद का सृजन किया गया और उसकी मदद के लिए 15 सदस्यीय परिषद का, जिसे भारत परिषद कहा गया, उसका गठन किया गया। अब मुख्य रूप से जो भारत शासन अधिनियम 1858 आया उसने कंपनी के शासन की जगह ब्रिटिश क्राउन का शासन स्थापित किया भारतीय क्षेत्र में, जो भारत में ब्रिटिश आधिपत्य के क्षेत्र थे, और उसे यह कहा गया कि भारतीय प्रशासन में सुधार के लिए लाया गया। किंतु वास्तव में भारत में प्रशासन में सुधार के लिए नहीं बल्कि भारत में ब्रिटिश नियंत्रण को अत्यधिक मजबूत बनाने के लिए और दोबारा विद्रोह की स्थिति न उत्पन्न हो यह एश्योर करने के लिए बनाया गया। अब हम देखते हैं, इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं कि किस तरह से 1858 के बाद किस तरह से संवैधानिक परिवर्तन हुए और कौन कौन से अधिनियम लाए गए। 1858 के बाद जो अधिनियम लाए गए वो भारत परिषद अधिनियम कहलाए। क्यों? क्योंकि वह भारत परिषद जो बनाई गई भारत सचिव की सलाह के लिए उसके द्वारा पास किए गया, उसके द्वारा बनाए गए, इस कारण से इन्हें भारत परिषद अधिनियम कहा गया। तो सबसे पहले 1861 का भारत परिषद अधिनियम देखते हैं। इसमें मुख्य बातें क्या थी। अब यहाँ पर हमें यह समझना होगा कि जैसे जैसे भारतीय क्षेत्र में अंग्रेजों का शासन बढ़ा वैसे वैसे उन्होंने उसे ज़्यादा से ज़्यादा शासन को सहज बनाने के लिए और अपने आधिपत्य को मजबूत रखने के लिए प्रयास करना शुरू किया। तो इन्होंने जो कानून बनाए वह इसी दिशा में अग्रसर थे। जैसे इन्होंने सबसे पहले 1861 के अधिनियम में कानून बनाने में भारतीयों को शामिल करना और परिषद में 3 नए सदस्यों को शामिल किया गया। इसमें अभी तक जो गवर्नर जनरल या वायसराय हुआ करते थे उनमें उनकी परिषद में कोई भारतीय सदस्य नहीं रखे जाते थे, किंतु अब पहली बार 3 भारतीयों को, जो पटियाला के राजा, महाराजा बनारस और इसके अलावा एक और जमींदार बंगाल के, इन 3 लोगों को शामिल किया गया, जो कि 1861 की भारत परिषद अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता है, क्योंकि पहली बार भारतीयों को वायसराय की परिषद में शामिल किया गया था। इसके अलावा विधायी विकेंद्रण की शुरुआत की गई। जैसा मैंने बताया था कि 1773 के एक्ट के द्वारा, रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी जो थी उनके हाथों से जो विधायी अधिकार थे उन्हें छीन लिया गया था। अब पुनः से यह विकेंद्रीकरण मतलब केंद्रीकरण की व्यवस्था कर दी गई थी। तो अब पुनः से विकेंद्रीकरण की शुरुआत की गई और मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसियों को कुछ विधायी शक्तियां प्रदान की गई जिससे कि वह अपने कार्यों को चलाने के लिए कुछ विधि विधान अर्थात कानून बना सकें। प्रांतों में विधान परिषदों का गठन किया। 3 मुख्य प्रांतों में बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब, ये 3 बड़े प्रांत हुआ करते थे और इन 3 बड़े प्रांतों में विधान परिषदों का गठन किया गया। इसके अलावा वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी प्रदान की गई, अर्थात अगर आपातकाल की स्थिति आए और विधान परिषद जो वायसराय की विधान परिषद थी जो विधायी कार्य करती थी, अगर उसमें अधिनियम बनाने में कोई परेशानी हो तो उस स्थिति में वायसराय अध्यादेश जारी कर सकता था और वह विधायिका के द्वारा पारित किए गए, विधान परिषद के द्वारा पारित किए गए नियम के बराबर ही, कानून के बराबर ही शक्ति रखता था।
एक अन्य महत्वपूर्ण बात थी कि लॉर्ड कैनिंग ने उस समय एक नई व्यवस्था शुरू की थी, वह पोर्टफोलियो की व्यवस्था थी। अर्थात जो उसकी परिषद के सदस्य थे, उसकी कार्यपालिका के सदस्य थे, उन्हें वह विभागों को सौंप देता था। और अर्थात जो अभी मंत्रिमंडल की व्यवस्था है कि प्रत्येक मंत्री किसी न किसी विभाग का अध्यक्ष होगा, उसकी अध्यक्षता में उस विभाग के सारे कार्य होंगे, तो यह व्यवस्था सबसे पहले परिषदों के कार्य संचालन के लिए पोर्टफोलियो की जो व्यवस्था है वह 1861 के भारत परिषद अधिनियम से ही शुरुआत की गई। तो वायसराय को यह शक्तियाँ दी गई कि वह अपने कार्यों को परिषदों के सदस्यों में बांट सके और वह परिषद के सदस्य जो हैं वह अपने विभाग के प्रमुख कहलाएं। एक व्यक्ति एक या एक से अधिक विभाग का भी प्रमुख हो सकता था। तो इस तरह से 1861 के अधिनियम की कुछ महत्वपूर्ण बातें हमने आपसे बताई। अब 1861 के बाद जो अधिनियम आया वह है 1892 का अधिनियम। जैसे जैसे शासन काल बीतता जाता है वैसे वैसे उस शासन के विरुद्ध कुछ न कुछ आवाज़ें उठनी शुरू हो जाती हैं। 1892 के पूर्व का समय आप देखिए कि 1892 से पहले क्या होता है कि लोग धीरे धीरे अब भारत में जो बौद्धिक क्रांति होती है, बंगाल से जो शुरू होती है राजा राम मोहन राय इत्यादि के नेतृत्व में, और कांग्रेस की स्थापना, यह दो प्रमुख बड़ी घटनाएं घटती हैं जिससे कि भारतीय जनमानस अब धीरे धीरे अंग्रेजों के विरोध करना या अंग्रेजों से प्रश्न पूछना या अंग्रेजों से ज़्यादा अपने प्रतिनिधित्व की मांग करना शुरू कर देता है। तो 1892 का जो अधिनियम है वह इस बात को लेकर के है कि किस तरह से भारतीय मांगों का समुचित उपयोग करके या समुचित उसका निराकरण किया जाए और विद्रोह को कम किया जाए, विद्रोह को दबाया जा सके। तो यह 1892 का अधिनियम है। इसमें केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। अभी तक जो सरकारी और गैर सरकारी सदस्य हुआ करते थे, इसमें गैर सरकारी सदस्य बहुत कम हुआ करते थे जो कि सरकार द्वारा चुने हुए नहीं होते थे, तो उनकी संख्या में वृद्धि की। हालांकि अभी भी गैर सरकारी सदस्यों की संख्या इतनी नहीं थी कि वह बहुमत का निर्माण कर सकें। जो विधान परिषदें थीं उनमें गैर सरकारी सदस्य इतने ज़्यादा नहीं थे कि वह बहुमत बना सकें, किंतु फिर भी उनकी संख्या में जब वृद्धि हुई तो यह प्रतिनिधित्व की मात्रा को बढ़ा रहा है। अब धीरे धीरे भारतीय लोगों को भी प्रतिनिधित्व मिल रहा है। इसके अलावा विधान परिषद के कामों में थोड़ी सी वृद्धि की गई। विधान परिषद को क्या काम किए गए? पहले विधान परिषद एक चर्चा का संगठन हुआ करता था केवल, उसमें जो भी सरकारी काम होते थे उन पर चर्चा होती थी, किसी तरह प्रश्न करने का अधिकार नहीं था। किंतु अब उन्हें बजट पर चर्चा करने का अधिकार दिया गया। बजट पे वो बहुमत या मतदान नहीं कर सकते थे, किंतु बजट पर चर्चा कर सकते थे, और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने का अधिकार, ये दो काम विधान परिषदों को प्रदान किया गया। तो अब विधान परिषद को ये जो दो काम हैं वह धीरे धीरे लोकतंत्रीकरण कहिए या प्रतिनिधित्वीकरण कहिए, भारतीय शासन में प्रतिनिधित्व की जो की विशेषताएं हैं, लक्षण हैं, वह धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा केंद्रीय विधान परिषद और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जो ये दो समितियां थीं या दो सदस्यों का समूह था, ये इसमें क्या है कि गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन के लिए वायसराय को शक्तियाँ प्रदान की गई। अर्थात जो गैर सरकारी सदस्य हैं जिनका नामांकन किया जाता था उनके लिए वायसराय को यह शक्तियाँ प्रदान की गई कि वह उनका नामांकन कर सके। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए निकायों द्वारा सिफारिश। अब जो गैर सरकारी सदस्य नियुक्त किए जाते थे वायसराय के द्वारा, उनमें उनकी नियुक्ति कैसी की जाएगी? तो उनकी नियुक्ति की जाएगी स्थानीय निकायों द्वारा। उस समय कौन कौन से स्थानीय निकाय थे? उस समय प्रमुख स्थानीय निकाय थे जैसे ये व्यावसायिक संगठन जो थे, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स जैसे हुए, विश्वविद्यालय हुए, इसके अलावा जो नगर पालिकाएँ हैं। तो इन स्थानीय निकायों के सिफारिश के आधार पर जो विधान परिषदों के सदस्यों में की नियुक्ति वायसराय द्वारा की जाती थी। अब ये जो स्थिति हुई यह वास्तव में सीधे चुनाव जैसी स्थिति तो नहीं थी, जनता चुन करके अपने प्रतिनिधि नहीं भेजती थी, किंतु यह जो स्थानीय निकायों द्वारा सिफारिश की व्यवस्था हुई अथवा जनता के प्रतिनिधियों को विधान परिषद में शामिल करने की, नियुक्ति करने की बात हुई, तो यह धीरे धीरे अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव की या सीमित चुनाव जैसी स्थिति बन रही थी। तो इस तरह से 1892 का जो अधिनियम है वह भारत में लोकतंत्र के और नज़दीक पहुंचा रहा था शासन व्यवस्था को। 1892 के अधिनियम और 1909 का अधिनियम, ये जो दोनों के बीच का समय है वह भारत में बहुत ही उथल पुथल का काल रहा। अब धीरे धीरे जो भारत में शासन की जो स्थिति थी
जो भारत में जनमानस था वह ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध होता जा रहा था और वो लगातार अपने प्रतिनिधित्व के लिए मांग कर रहा था, विरोध कर रहा था और विरोध की आवाज़ें तेज हो रही थी। कांग्रेस भी अब केवल चर्चा का संगठन नहीं रह गया था। कांग्रेस में बड़े बड़े नेता आ गए थे, तिलक आ गए थे। अब जो उदारवादी संगठन के नेता थे उनकी जगह गरम दल के नेता आ गए थे, जो कि अब सरकार का विरोध भी करते थे, आलोचना करते थे, भाषण देते थे, हड़तालें करते थे। तो इस तरह से जो 1909 का अधिनियम है यह उन घटनाओं से प्रेरित था जो घटनाएं या जो मांगे भारतीय जनमानस ने प्रस्तुत की, भारतीय नेताओं ने प्रस्तुत की, कांग्रेस के माध्यम से या अन्य कई सारे संगठनों के माध्यम से। तो क्या क्या इसमें महत्वपूर्ण बातें हैं? पहला तो है कि केंद्रीय और प्रांतीय विधान, अच्छा इसको मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। मार्ले मिंटो सुधार में इसमें जो मार्ले है वह भारतीय जो राज्य सचिव था, मैंने बताया ना कि भारतीय 2 पदों का निर्माण किया गया था, एक भारत का राज्य सचिव और दूसरा भारत परिषद। तो ये जो भारत राज्य सचिव था उसका नाम मार्ले था और मिंटो, लॉर्ड मिंटो उस समय के वायसराय। तो इन दोनों के नाम पर इस अधिनियम को मार्ले मिंटो अधिनियम या मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। 1909 के अधिनियम की जो महत्वपूर्ण बातें हैं वह है केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में वृद्धि की गई। अब धीरे धीरे केंद्रीय और विधान परिषदों के आकार में वृद्धि की गई। यह आकार जो केंद्रीय विधान परिषद थी उसका आकार तो एक ही विधान परिषद थी, किंतु जो प्रांतीय विधान परिषद थी अलग अलग प्रांतों की विधान परिषदों की संख्या में अलग अलग वृद्धि की गई। केंद्रीय परिषद में सरकारी सदस्यों का बहुमत और प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत। अब धीरे धीरे यह बात समझी गई कि जब तक जनता को प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाएगा, शासन में कुछ जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी, तो जनता सरकार के विरुद्ध हो जाएगी। ऐसे में ब्रिटिश सरकार ने केंद्रीय परिषद में तो गैर सरकारी लोगों का बहुमत नहीं स्वीकार किया, किंतु प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत को स्वीकार कर लिया। अर्थात वे लोग जो कि सरकार द्वारा नियुक्त नहीं बल्कि जनता के प्रतिनिधि हैं, ऐसे लोगों को क्या बहुमत हो सके वो 50% से अधिक हो सके। किंतु ये व्यवस्था प्रांतों में की गई। केंद्रीय परिषद में अभी भी सरकार के सदस्य ही बहुमत में थे, क्योंकि केंद्रीय प्रशासन में अगर जनता का बहुमत हो जाएगा तो जनता उसे अपने हिसाब से उलटफेर कर सकती है, बदल सकती है। अन्य सुधार क्या किए गए? विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की गई। जैसे अभी तक विधान परिषद में क्या कार्य होते थे? विधान परिषद केवल अभी बजट पर चर्चा कर सकती थी। अब विधान परिषद अनुपूरक प्रश्न भी पूछ सकती थी। बजट पर अगर कुछ प्रश्न करना हो तो विधान परिषद को 1909 के अधिनियम से यह, अब धीरे धीरे यह समझिए कि पहले क्या हुआ, पहले केवल विधान परिषद की स्थापना हुई, फिर विधान परिषद में सरकारी सदस्यों की स्थापना हुई, सरकारी सदस्यों के बाद भारतीयों को रखा जाने लगा, भारतीयों को रखने के बाद अभी भारतीयों का बहुमत तो नहीं हुआ, लेकिन बजट पे चर्चा करने लगी विधान परिषद। अब धीरे धीरे विधान परिषद बजट पर प्रश्न भी पूछने लगी, अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया और बजट पर संकल्प रखने का अधिकार। तो इस तरह से धीरे धीरे विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि हो रही है। जिस तरह से ब्रिटेन की संसद में कार्य प्रणाली चलती थी, उसी कार्य प्रणाली को धीरे धीरे करके 20-20 सालों में लागू किया जा रहा है। वायसराय की कार्यपालिका परिषद में भारतीय सदस्यों को शामिल किया गया। एक तरह से ये भारतीय एक सदस्य जो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे, इन्हें विशेष सदस्य के रूप में शामिल किया गया। तो जो वायसराय की कार्यपालिक परिषद थी, अभी तक इसमें ऐसा नहीं था, किंतु पहली बार भारतीय सदस्यों को वायसराय की कार्यपालिका परिषद में स्थान दिया गया। एक अन्य बात कि पृथक निर्वाचक मंडल यानी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की स्थापना की गई। अब मार्ले मिंटो जो सुधार है वो महत्वपूर्ण रूप से इस बात के लिए सबसे ज़्यादा चर्चा में रहता है, वह बात है पृथक निर्वाचक मंडल। पृथक निर्वाचक मंडल क्या होता है? सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचक क्षेत्रों का गठन करना। अर्थात सांप्रदायिक अर्थात यानी धर्म के आधार पर किसी व्यक्ति जो कुछ क्षेत्र ऐसे चुन लिए गए जहाँ की किसी धर्म विशेष का बहुमत था, जैसे इस मुस्लिम धर्म का, तो मुस्लिम धर्म के उस बहुमत वाले क्षेत्र में केवल मुसलमान व्यक्ति ही या मुसलमान वोटर ही वोट दे पाएंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मुसलमान व्यक्ति ही उसमें चुनाव लड़ पाएगा। अर्थात इस तरह से सांप्रदायिक आधार पर इसको बांटा गया कि जहाँ जिस संप्रदाय के लोग संख्या में अधिक हैं वहाँ उस संप्रदाय के लोग ही चुने जाएं। तो यह पहले तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व तो इसमें दिया गया। दूसरे, इसका महत्वपूर्ण कारण ये था कि हिंदू और मुसलमानों के बीच फूट शुरू करना चाहते थे, और यह फूट डालने और शासन करने की नीति का एक ये प्रमुख उपाय था, ये पृथक निर्वाचन या सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व।
तो मार्ले मिंटो सुधार को पृथक निर्वाचन सांप्रदायिक निर्वाचन के लिए सबसे महत्वपूर्ण रूप से जाना जाता है। इसी के दौरान इसमें शुरुआत हुई थी और इसका मतलब होता है कि धर्म के आधार पर चुनाव लड़ना और धर्म के आधार पर चुनाव में वोट देना, अर्थात जो आरक्षित सीट हो गई, जो आरक्षित क्षेत्र होंगे उनमें वही लोग चुनाव लड़ पाएंगे या वही लोग वोट दे पाएंगे। एक अन्य महत्वपूर्ण बात थी कि जो प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, विश्वविद्यालय हैं, जिम्मेदारों के लिए, इन सब के लिए अलग से प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई। तो मार्ले मिंटो सुधार अब तो प्रतिनिधित्व के विषय में या फिर लोकतांत्रिकरण के विषय में तो इसमें काफ़ी कुछ सुधार किया गया, किंतु पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाने के कारण, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति अपनाने के कारण इस अधिनियम की काफ़ी आलोचना हुई। और इस आलोचना उसी दौरान आप देखेंगे कि कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं भी घटती हैं कि इसी अधिनियम के बाद बंगाल का विभाजन भी चर्चा में आता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा विरोध होते हैं, फिर बंगाल का विभाजन रद्द भी कर दिया जाता है। तो इस तरह से जो मुसलमानों और हिंदुओं को अलग करने की ब्रिटिश सरकार की नीति थी वह मार्ले मिंटो सुधार के अंतर्गत देखने को मिलती है। अब मार्ले मिंटो सुधार के पश्चात आता है भारत शासन अधिनियम 1919। यह भारत शासन अधिनियम जो 1919 का है वह पहले से ज़्यादा प्रतिनिधित्व पर जोर देगा और कुछ पुराने अधिनियम को सुधार करेगा। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। पहले वाले अधिनियम की तरह इसमें भी समझिए कि मॉन्टेग्यू जो थे वो उस समय के भारत राज्य सचिव थे और चेम्सफोर्ड जो थे वो भारत के वायसराय थे। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार इसे कहा गया। भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना के लिए यह क्रमिक विकास की एक कड़ी है। जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार है 1919 का अधिनियम, यह उत्तरदायी सरकार के लिए कि अब जो सरकार होगी वो जनता के प्रति या जनता के प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी होगी। तो इसमें क्या क्या व्यवस्थाएं की गई? पहली तो उस समय की पद्धति एकात्मक पद्धति थी, मतलब संघात्मक व्यवस्था नहीं थी, अर्थात एक ही तरह की सरकारें हुआ करती थी, विषयों का विभाजन नहीं हुआ था। लेकिन अब की बार 1919 के अधिनियम से एकात्मक सरकार होने के बाद भी केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की पृथक पृथक सूचियां तैयार की गई। जैसे अभी है केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। यह सूची का निर्माण 1919 के अधिनियम के दौरान ही किया गया, जिसमें कि केंद्रीय और प्रांतीय विषयों के लिए अलग अलग सूचियों का, मतलब उनके कार्यों का बंटवारा कर दिया गया कि इन कार्यों पर केंद्र सरकार नियम बनाएगी, इन कार्यों पर प्रांतीय सरकारें या प्रांतीय विधान परिषदें नियम बनाएंगी। इसके अलावा अब एक तो ये विभाजन किया गया केंद्र और राज्य के मध्य विषयों का विभाजन। दूसरा, प्रांतीय विषयों को फिर से बांटा गया 2 बार। प्रांतीय विषयों को 2 भागों में फिर से बांटा गया। कौन कौन से भाग? एक तो हस्तांतरित विषय और दूसरे आरक्षित विषय। पहले तो एकात्मक सरकार होने के बाद भी केंद्रीय और प्रांतीय 2 विषयों में बांट दिया गया, ठीक, कि जो विषय होंगे, जो काम होंगे वह केंद्र सरकार के कौन से काम होंगे और राज्य सरकार के कौन से काम होंगे। अब राज्य सरकार के कामों को फिर से 2 भागों में बांटा गया। कौन से काम? हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय। तो हस्तांतरित विषय वो विषय थे जिनमें जो निर्णय लेने का काम था वो मंत्रियों की सहायता से किया जाता था। गवर्नर जो था, मंत्री परिषद जो सलाह देती, जो मंत्रिमंडल सलाह देता था, उसी सलाह पर वो अमल करते थे और उसी कार्य को लागू करते थे, जो हस्तांतरित विषय थे। और जो आरक्षित विषय थे वह गवर्नर जनरल द्वारा स्वयं से शासित होता था। गवर्नर जनरल नहीं, प्रांतों की बात है, गवर्नर के द्वारा स्वयं से शासित होता है या गवर्नर अपनी कार्यपालिका परिषद के माध्यम से आरक्षित विषयों पर शासन करता था। तो इस तरह से जैसे हम पहले द्वैध शासन की बात सुने थे, उस तरह से ये भी एक द्वैध शासन का ही रूप था, अर्थात गवर्नर का भी शासन और मंत्रिमंडल का भी शासन। तो इस तरह से फिर से एक तरह का द्वैध शासन यानी डायरकी की शुरुआत की गई। इसके अलावा 1919 के अधिनियम में द्विसदनीय व्यवस्था की गई। द्विसदनीय व्यवस्था अर्थात जैसे लोकसभा राज्यसभा भी है तो उस समय 2 परिषदों का गठन किया गया और प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से बहुसंख्यक सदस्यों की नियुक्ति, अर्थात उसमें ज़्यादातर सदस्य जो होंगे वो सीधे चुने हुए होंगे, जनता उन्हें चुन करके भेजेगी। हालांकि अभी भी वोटिंग परसेंटेज बहुत ज़्यादा नहीं है, फिर भी अब धीरे धीरे जो ज़्यादातर सदस्य हैं वो जनता के द्वारा चुने हुए हैं, सरकार द्वारा नियुक्त किए गए, सरकार द्वारा नामांकित किए गए सदस्य नहीं हैं। 1919 के अधिनियम में कुछ अन्य बातें भी थीं, जैसे वायसराय की कार्यकारी परिषद ने सदस्यों का, यहाँ पे में होना चाहिए, सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक था। अब भारतीय सदस्यों को कार्यकारी परिषद में अभी हमने बताया कि कभी जो सत्येंद्र सिन्हा थे वो विधि सदस्य के रूप में शामिल किए गए थे। 1919 आते आते यह व्यवस्था यह कर दी गई कि कार्यकारी परिषद में जो कमांडर इन चीफ को छोड़कर
भारतीय सदस्य बना दिए जा सकते हैं। ठीक, तो वायसराय की परिषद में भी सुधार इस तरह से किया, जो कमांडर इन चीफ है यानी जो सेना का प्रमुख होगा, या कि एक तरह से ये कहिए कि ब्रिटिश सेना का प्रमुख होगा, तो उस व्यक्ति को छोड़ करके बाकी सदस्य जो कार्यकारी परिषद के सदस्य हैं वो भारतीय हो सकते हैं। ऐसा प्रावधान 1919 के अधिनियम में किया गया। अब सांप्रदायिक निर्वाचन का जो इन्होंने बीज बोया था 1909 में, उसे इन्होंने और ज़्यादा गहरा किया। क्या किया? इसमें मुसलमानों के अलावा, पहले तो मुसलमानों को 1909 में ही दे दिया गया था, मुसलमानों के अलावा सिखों को, ईसाइयों को और यूरोपियों को, इनको फिर से शामिल किया गया। 1919 के अधिनियम के द्वारा इसमें विस्तार करके मुसलमानों के साथ साथ सिखों, ईसाइयों और यूरोपीय ईसाइयों को शामिल किया गया। अब इसमें 1932 तक और सुधार करके दलितों को भी शामिल कर दिया था। भारत के जितने टुकड़े हो सकते थे उस समय, उतने भाग करने या जनमानस को या जनमत को उतने भागों में बांटने का प्रयास किया गया, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच धर्म के आधार पर बंटवारा किया जा सके। तो 1919 का जो अधिनियम है उसमें सांप्रदायिक निर्वाचन में भी बदलाव किया गया, उसके क्षेत्र को भी बढ़ाया गया। अब कुछ आधार पर इनमें मताधिकार की भी शुरुआत की गई। मताधिकार अभी भी थे, लेकिन अभी मताधिकार में वृद्धि की गई। संपत्ति के आधार पर, शिक्षा के आधार पर, कर देने के आधार पर वृद्धि करके मताधिकार को और ज़्यादा विस्तारित किया गया। हालांकि कुल जनसंख्या का अभी तक 10% लोग ही वोट दे पाते थे, किंतु मताधिकार का विस्तार करके और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया गया। अब कुछ अन्य सुधार हुए, जैसे केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया, ये 1926 में। इसी के अंतर्गत 1919 के भारत शासन अधिनियम में जो सिफारिश की गई, जो अधिनियम में कानून लाया गया था, उसी कानून के अंतर्गत 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। और राज्य विधानसभाओं को बजट बनाने का अधिकार दिया गया। अभी तक राज्य विधानसभाएं अपने बजट के लिए केंद्रीय विधान परिषद पर आश्रित थी, केंद्रीय सरकार पर आश्रित हुआ करती थी। अब राज्य विधानसभाओं को भी बजट बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। एक जांच आयोग की नियुक्ति की गई। यह कहा गया कि 1919 का जो अधिनियम है यह किस तरह से काम कर रहा है, इसकी जांच के लिए एक आयोग बनाया जाएगा, और वह आयोग साइमन कमीशन के नाम से 27 में हुई। जो साइमन कमीशन गो बैक आप लोगों ने पढ़ा होगा भारतीय आधुनिक इतिहास में, तो उसमें साइमन कमीशन के नाम से एक आयोग बनाया गया बाद में। यह अधिनियम में ही प्रावधान था कि 20 साल के अंदर इसके क्या सुधार हुए, 20 साल या 10 साल के अंदर, 10 साल के अंदर इसमें क्या सुधार हुए उसकी जांच के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा, जो बाद में साइमन कमीशन के नाम से गठन किया गया। तो अब 1919 का अधिनियम हम देखते हैं तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, जैसे कि प्रतिनिधित्व फिर से बढ़ रहा है, मताधिकार बढ़ रहा है, जनता को ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार मिल रहे हैं। कार्यपालिका जो परिषद है गवर्नर की, उसमें भारतीय सदस्यों को नियुक्त किया जा रहा है। तो धीरे धीरे अंग्रेजों ने शासन में भारतीयों को, अब ऐसा नॉर्मल नहीं हो रहा है। आप देखेंगे जो 1919 का कार्यकाल टाइम है, 1919 के टाइम में गांधी आ चुके होते हैं, वो अपना सत्याग्रह शुरू कर देते हैं। गांधी जनमानस को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ देते हैं भारतीय सत्याग्रह के अंतर्गत, और जो विद्रोह उस समय कांग्रेस में का जो प्रसार है वो आम जनता तक पहुंच जाता है। और भी जो बहुत सारे दल हैं और भी संगठन हैं, वो कुछ संगठन जो कि हिंसा के माध्यम से ब्रिटिश सरकार को प्रभावित करने में लगे हैं। तो उस समय ब्रिटिश सरकार का चौतरफा विरोध हो रहा है, और उस विरोध को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार कुछ नए सुधार करके भारतीयों को कुछ सुधार का लॉलीपॉप दे करके कुछ काम बनाना चाह रही है। तो उसी काम बनाने में, उसी लॉलीपॉप में ये भी एक लॉलीपॉप था 1919 का भारत शासन अधिनियम। अब 1919 का भारत शासन अधिनियम अपने उसमें कितना कामयाब हुआ, साइमन कमीशन की रिपोर्ट में, क्योंकि कोई भी भारतीय उस कमीशन में नहीं था तो बहुत ज़्यादा इसमें विरोध हुआ इसका। लेकिन उस समय की जो परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों को देख करके, और विश्व युद्ध के पश्चात जो स्थिति बनी थी ब्रिटेन की, कि अब धीरे धीरे शासन करना ब्रिटेन के लिए मुश्किल हो रहा था। 14 से 18 तक जो विश्व युद्ध चला, 1914 से 1918 तक, तो अब जो व्यवस्थाएं बदली वह और भी ज़्यादा भारतीयों को प्रतिनिधित्व देने के लिए, अधिकार देने के लिए बनाई गई। इसी कड़ी में 1935 का अधिनियम आया। अब आप 1935 का अधिनियम जब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये भारतीय संविधान से कुछ कुछ मिलता है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें भारतीय लोकतंत्र और प्रतिनिधित्व के लिए महत्वपूर्ण थी, और दूसरी बात, इससे बहुत सारी बातें भारतीय संविधान में ली भी गई हैं, जो हम आगे चर्चा करेंगे। यह अधिनियम अभी तक का सबसे बड़ा अधिनियम था। एक तरह का ये छोटा सा संविधान ही था, मिनी संविधान ही था। इसमें 321 धाराएं थी, 10 अनुसूचियां थीं,
अब इतने बड़े अधिनियम में जो भी बातें दी गई हैं उन्हें बहुत बड़ी मात्रा में करीब 200 धाराओं को भारतीय संविधान में शामिल भी किया गया है। इसीलिए भारत शासन अधिनियम 1935 भारतीय संविधान से बहुत कुछ समता भी रखता है, मैच भी करता है। इसमें सबसे पहले उत्तरदायी सरकार के गठन का प्रयास किया गया, अर्थात ऐसी सरकार जो अपने प्रतिनिधियों के लिए प्रति उत्तरदायी होगी, जनता के प्रति उत्तरदायी होगी। इसमें क्या किया गया कि एक संघात्मक व्यवस्था का निर्माण किया गया। संघात्मक व्यवस्था कैसी थी कि एक केंद्र सरकार होगी और बहुत सारी स्थानीय स्तर पर प्रांतीय सरकारें होंगी, एक से अधिक प्रांतीय सरकारें होंगी और दोनों अपने कार्यों के लिए अलग होंगे। अभी की स्थिति जैसे देखिए कि भारत में एक केंद्र सरकार है और बहुत सारी राज्य सरकारें हैं। केंद्र सरकार के काम केंद्रीय सूची में है और संघ सूची में, और राज्य सरकारों के काम प्रांतीय सूची में है। तो इस तरह से 3 सूचियां बनाई गई, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इस तरह की 3 सूचियों में भारतीय संघवाद की स्थापना की गई, जिसमें कि संघ सूची के विषय केंद्र सरकार के लिए, राज्य सूची के विषय राज्य सरकार के लिए और समवर्ती सूची के जो विषय थे उनमें केंद्र और राज्य दोनों अपने अपने कानून बना सकते हैं। तो इस तरह से भारतीय संघ की स्थापना की गई। अब इसमें जो अवशिष्ट शक्तियां बचती हैं, अभी के संविधान में वो शक्तियां केंद्र सरकार के पास हैं, उस समय वो शक्तियां वायसराय को दे दी गई, जो ब्रिटिश प्रतिनिधि था, जो भारतीय नहीं था, ब्रिटिश सरकार का प्रतिनिधि हुआ करता था। तो यह महत्वपूर्ण बात, अखिल भारतीय संघ की स्थापना। दूसरी, प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति। अभी तक जो द्वैध शासन की स्थिति थी कि हस्तांतरित विषय हैं, आरक्षित विषय हैं, गवर्नर आरक्षित विषयों को अपने हिसाब से काम करेगा और जो हस्तांतरित विषय है वह मंत्रिमंडल की सलाह से काम करेगा, तो ये सब व्यवस्था समाप्त कर दी गई और उसकी जगह उत्तरदायी सरकार की स्थापना कर दी गई। अब ये उत्तरदायी सरकार जो थी, अर्थात प्रतिनिधियों के प्रति जवाबदेह जो सरकार है, प्रतिनिधि चाहे तो उसे बदल सके, यह बहुत दिन तक चल नहीं पाया। 1937 से 39 तक चला। विश्व युद्ध की जब शुरुआत हुई तो उसके साथ ही अव्यवस्था और अस्थिरता के कारण सरकारों को भंग कर दिया गया और कुछ आंदोलन के कारण मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया। तो ज़्यादातर 1935 के अधिनियम बहुत ज़्यादा लागू नहीं कर पाए, लेकिन जो भी नियम बनाए गए वह भविष्य के लिए बहुत ही उपयोगी हुए। इसके अलावा केंद्र में द्वैध शासन का प्रस्ताव किया गया कि केंद्र में ऐसे दोहरे शासन की व्यवस्था की जाएगी, जिसमें प्रतिनिधियों द्वारा भी शासन हो और कुछ विषय आरक्षित रख दिए जाए वायसराय के लिए, किंतु यह व्यवस्था लागू नहीं हो सकी, केवल प्रस्ताव में ही रह गई। और सांप्रदायिक निर्वाचन में अभी तक क्या थे, 1909 में मुसलमानों को, 1919 में ईसाइयों को और सिखों को। तो इस तरह से 1935 में इसमें किसमें शामिल, किन किन लोगों को शामिल किया गया, सांप्रदायिक निर्वाचन में महिलाओं को, मजदूरों को और दलितों को शामिल कर लिया गया। तो 1935 में सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार करके और भी उसका क्षेत्र बड़ा कर दिया गया। इसके अलावा कुछ और अन्य महत्वपूर्ण बातें हुई, जैसे भारत सचिव की सहायता के लिए एक सलाहकार परिषद का, एक सलाहकार मंडल की स्थापना की गई, जो भारत सचिव की सहायता करेगा। और जो भारत परिषद हुआ करती थी, 15 सदस्यीय भारत परिषद, हमने बताया था कि उसकी स्थापना की गई थी 1858 के अधिनियम के साथ। तो उस भारत परिषद की समाप्ति कर दी गई, बल्कि उसकी जगह अब एक सलाहकार मंडल होगा जो भारत सचिव को सलाह देगा, उसकी मदद करेगा। मताधिकार का विस्तार करके इसे 10% जनसंख्या तक पहुंचा दिया गया। अब इसमें मताधिकार अभी धीरे धीरे विस्तृत होकर 10% लोगों के पास तक पहुंच गया। रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। रिजर्व बैंक जो कि पूंजी का निर्माण करेगा, साख का निर्माण करेगा और बैंकों के लिए विनियमन का कार्य करेगा। तो इसकी स्थापना भी 1935 के अधिनियम के द्वारा की गई। संघीय लोक सेवा आयोग और प्रांतीय सेवा आयोग, इस तरह से लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई कि संघ की सेवाओं के लिए लोक सेवा आयोग, प्रांतों की सेवाओं के लिए प्रांतीय लोक सेवा आयोग और एक संयुक्त लोक सेवा आयोग, संयुक्त सेवा आयोग की भी स्थापना की बात कही गई। इसमें एक संघीय न्यायालय की स्थापना की बात, जो 1773 में हमने एक उच्चतम न्यायालय की बात कही थी, उस न्यायालय की जगह एक संघीय न्यायालय की स्थापना, अर्थात ऐसे न्यायालय जो एक रूप से पूरे भारत में लागू हो सके, ऐसे न्यायिक न्यायालय की स्थापना की बात 1937 में कही गई। अब 1937 का जो अधिनियम था, इसकी बातें बहुत ज़्यादा हद तक लागू नहीं की जा सकी, जो लागू भी हैं तो बाद में निरस्त हो गई, क्योंकि 1935 से लेकर के और बाद का समय 1947 तक का समय बहुत ही अस्थिर रहा। पहले तो विश्व युद्ध शुरू हो गया 1939 में, उसके बाद से भारत में विद्रोह शुरू हो गए, राजनीतिक दलों ने सरकार को सहयोग देने से मना कर दिया और जब
वहाँ पर ब्रिटेन में युद्ध समाप्त हुए तो ब्रिटेन में सरकार बदल गई और इन सब कारणों से ये जो 1935 का अधिनियम है इसे समाप्त करके और 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम लाया गया। यह जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम था, अब भारत को स्वतंत्र करने की बात शुरू हो गई कि भारत आज़ाद होगा तो उसे क्या क्या दिया जाएगा, किस तरह की सुविधाएं दी जाएंगी। पहला तो 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र घोषित कर दिया गया। यह जुलाई में यह जो स्वतंत्रता की घोषणा थी इसके लिए पहले से ही तैयारी 1946 से ही शुरू हो गई थी, किंतु 15 अगस्त 1947 को इसे स्वतंत्र घोषित कर दिया गया। स्वतंत्रता के साथ साथ विभाजन भी हुआ, 2 स्वतंत्र डोमिनियन स्टेट बनाए गए, एक भारत और दूसरा पाकिस्तान। तो इन दोनों को का अलग अलग सृजन अर्थात 2 राज्य बना दिए गए, 2 देश बना दिए गए, भारत और पाकिस्तान। और इन्हें यह आज़ादी दी गई कि ये चाहें तो राष्ट्रमंडल में शामिल हों या राष्ट्रमंडल से अलग हो जाएं। तो पहले तो आज़ादी दी गई 1947 के अधिनियम के द्वारा, दूसरा इन्हें संप्रभुता दी गई कि वो चाहें तो ब्रिटेन सरकार से संबंध रखें, राष्ट्रमंडल से संबंध रखें अथवा न रखें। एक अन्य बात जो 1947 के अधिनियम में वह यह थी कि ब्रिटिश कानून को समाप्त कर दिया गया। यह घोषित किया गया कि आज से ब्रिटिश कानून समाप्त किया जाता है, मतलब, और इसकी जगह एक संविधान सभा ले लेगी जो कि इन क्षेत्रों के लिए कानून बनाएगी। अब ब्रिटिश कानून की जगह संविधान सभा द्वारा बनाए गए कानून का शासन होगा। अब ब्रिटिश सरकार इसके लिए कानून, भारतीय क्षेत्र के लिए कानून नहीं बनाएगी। वायसराय का पद समाप्त कर दिया गया और कैबिनेट की सलाह पर गवर्नर जनरल की क्राउन द्वारा नियुक्ति, अर्थात अगर ये लोग चाहें दोनों भारत और पाकिस्तान तो गवर्नर जनरल की नियुक्ति जो क्राउन अभी तक करता था तो वह जारी रह सकती है। हालांकि दोनों देशों ने राष्ट्रपति की पद्धति अपनाई और गवर्नर जनरल की नियुक्ति या क्राउन द्वारा किसी भी नियुक्ति से मना कर दिया। किंतु यह बात है कि 1947 के अधिनियम से ही वायसराय के पद की समाप्ति हो गई। अब जब भारतीय क्षेत्र को स्वतंत्रता दी गई तो ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र जो था उसमें से जो देसी रियासतें थी उन्हें भी स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई, जिसमें कि ब्रिटिश देसी रियासतों को स्वतंत्रता दी गई, भारतीय देसी रियासतों को, और उन्हें यह भी आज़ादी दी गई कि वह चाहें तो भारत में रहें या पाकिस्तान में जाएं या स्वतंत्र रहें। तो 1947 का जो अधिनियम है वह भारत को आज़ाद करने का अधिनियम है, पाकिस्तान की आज़ादी का अधिनियम है और ब्रिटिश प्रांतों के अलावा ब्रिटिश रियासतों को यानी देसी रियासतों की भी आज़ादी का अधिनियम है। इसके अलावा मुख्य बातें जो थी वह यह थी कि नए संविधान जब तक नहीं बन जाता तब तक 1935 के अधिनियम के अनुसार ही शासन होता रहेगा और भारत के गवर्नर जनरल और प्रांतीय गवर्नरों को संवैधानिक प्रमुख बना दिया गया। अर्थात अभी तक ये लोग जो थे स्वतंत्र थे, ब्रिटिश सरकार के अधीन कार्य करते थे। अब जो गवर्नर जनरल है और प्रांतीय गवर्नर हैं वह भारत की मंत्रिमंडल के अनुसार यानी मंत्रिपरिषद के अनुसार कार्य करेंगे, ब्रिटिश सरकार के अनुसार नहीं कार्य करेंगे। सिविल सेवा में राज्य सचिव द्वारा नियुक्ति और आरक्षण की व्यवस्था को समाप्त की गई। अभी तक जो राज्य सचिव हुआ करते थे, सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया, उनमें उनकी जो सलाह से नियुक्ति होती थी, जो आरक्षण की व्यवस्था की जाती थी, यह सारी व्यवस्थाएं समाप्त कर दी गई। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखा गया कि जो पुराने सिविल सेवक हैं उन लोगों को उनके पद पर वैसे ही बना रहने दिया गया, उन्हें उनके पद से नहीं हटाया गया। और इस तरह से 1947 का जो अधिनियम है वह स्वतंत्र भारत और भारतीय संविधान के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। तो अभी तक हमने जाना कि किस तरह से 1858 से लेकर के अभी इस वीडियो में 1858 से लेकर के 1947 तक क्या क्या प्रमुख बातें हुई और किस तरह से भारतीय व्यवस्था ब्रिटिश सरकार में उत्तरदायी सरकार तक और स्वतंत्र भारत तक कैसे पहुंची। तो अब आगे भारतीय संविधान के बारे में हम चर्चा करेंगे। इस वीडियो से संबंधित जो भी प्रश्न होंगे वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपने वीडियो देखा इसके लिए थैंक यू। महादेव।